हेलो बच्चों, आज हम लोग पीरियोडिक टेबल का शॉर्ट रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो हैं, सबसे पहले ग्रुप और पीरियड्स का हम लोग डिटेल समझेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल ग्रुप्स, इसमें सभी ग्रुप्स का एक एक करके इंट्रोडक्शन समझेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक होगा डिवीज़न ऑफ पीरियोडिक टेबल इनटू एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक्स। उसके बाद नेक्स्ट होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। यहाँ पे हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को समझेंगे कि पीरियोडिक टेबल में ये कहाँ पे होते हैं और इनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिंथेटिक एलिमेंट्स को, मतलब कि मैन मेड एलिमेंट्स को, जो एलिमेंट नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते हैं वो कहाँ पे हैं। और लास्ट में हम लोग समझेंगे वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, मतलब कि लेफ़्ट टू राइट या अप टू डाउन आने पर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ लाइक एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या वेरिएशंस आते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रुप एंड पीरियड से। देखिए चिल्ड्रन, यहाँ पर वर्टिकल कॉलम्स आपको दिखाई दे रहे होंगे ये, और कुछ हॉरिजेंटल कॉलम्स इस तरह के यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हॉरिजेंटल कॉलम्स हैं। तो जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, इनको हम लोग ग्रुप्स कहते हैं, और हॉरिजेंटल कॉलम्स को पीरियड। ओके चिल्ड्रन, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर 1 से लेकर के 18 तक वर्टिकल कॉलम्स हैं, और ये सब ग्रुप्स कहलाते हैं। ये जितने वर्टिकल कॉलम्स हैं ये सब पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स हैं, और ये टोटल नंबर 18 हैं इनके। उसके बाद देखिए यहाँ पर हॉरिजेंटल कॉलम्स हैं, ठीक है, हॉरिजेंटल कॉलम्स 7 हैं, और इनको हम लोग पीरियड्स कहते हैं। तो जो हॉरिजेंटल कॉलम्स हैं आप देख सकते हो, ये आपका पहला हॉरिजेंटल कॉलम है जो कि ये फर्स्ट पीरियड है, फिर इसी तरह से ये सेकंड पीरियड है, फिर ये आपका थर्ड पीरियड है, फिर ये आपका फोर्थ पीरियड है, फिर ये आपका फिफ्थ पीरियड है, फिर यहाँ से लेके और ये पूरा 6 पीरियड है। ओके चिल्ड्रन, यानी ये सारे एलिमेंट्स और ये एलिमेंट 6 पीरियड्स में इंक्लूड हैं। फिर लास्ट में आप देख सकते हो ये आपका 7 पीरियड है, यानी ये सारे एलिमेंट्स ये हैं 7 पीरियड के। ओके चिल्ड्रन, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपका फर्स्ट पीरियड है इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, और इसको पीरियोडिक टेबल का सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड कहा जाता है। फिर उसके बाद आप देख सकते हो ये आपका सेकेंड पीरियड है और ये आपका थर्ड पीरियड है। इसमें 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और इसको हम लोग शॉर्ट पीरियड कहते हैं पीरियोडिक टेबल का। उसके बाद आप देख सकते हो ये आपका फोर्थ पीरियड है और ये आपका फिफ्थ पीरियड है। इसमें भी 18 एलिमेंट्स होते हैं, और इसको हम लोग पीरियोडिक टेबल का लॉन्ग पीरियड कहते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो ये पीरियड और ये इसको मिला करके ये 6 पीरियड है, ये पूरा 6 पीरियड है, और ये मिला करके इसको हम लोग कहते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो हैं 32। उसका नेक्स्ट आप देख सकते हो ये लास्ट पीरियड है 7, और इसमें इनको भी इंक्लूड किया जाता है, इनको हम लोग कहते हैं एक्टिनाइट्स एलिमेंट। तो यहाँ से ले करके और एक्टिनाइट्स जितने हैं ये सब आपके 7th पीरियड में इंक्लूडेड हैं, और टोटल नंबर इनके 32। अब आप देख सकते हो कि पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं, फिर आप देख रहे हो कि सेकेंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं, फिर फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स हैं, फिर सिक्स्थ और 7th पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं। तो चिल्ड्रन, इन नंबर्स को हम लोग कहते हैं पीरियोडिक टेबल में मैजिक नंबर्स, यानी 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये मैजिक नंबर्स हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा पीरियोडिक टेबल में कितने टोटल पीरियड्स हैं 7, और हर पीरियड में कितने कितने एलिमेंट्स हैं। ओके चिल्ड्रन, अब हम लोग आते हैं ग्रुप के इंट्रोडक्शंस पे। तो आप देखिए यहाँ पर 18 मैंने बताया था वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको हम लोग कहते हैं ग्रुप्स। ओके चिल्ड्रन, ये पीरियोडिक टेबल के जो वर्टिकल कॉलम्स हैं ये सब आपके ग्रुप्स हैं। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो ग्रुप है ये फर्स्ट ग्रुप, इसको हम लोग, ठीक है, पेन एक बार सेलेक्ट कर लें, प्लीज़ वेट। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर जो पहला ग्रुप है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं अल्कली मेटल्स, और इसके अंदर 7 एलिमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन ये है कि हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स में प्रेजेंट है उनके साथ, लेकिन इसमें
ये जो है आपकी एक नॉन मेटल है। बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं अल्कली मेटल्स में यानी ग्रुप फर्स्ट में सब मेटल्स हैं। ओके चिल्ड्रन, लेकिन हाइड्रोजन इनसे बहुत सिमिलर होता है प्रॉपर्टीज़ में, इसलिए हम इनको अल्कली मेटल्स के साथ रखते हैं हाइड्रोजन को। ठीक है, तो ये आपके जो 7 एलिमेंट्स हैं ये ग्रुप फर्स्ट के हैं और इसमें लिथियम से ले करके और आगे नीचे तक फ्रांसियम तक के जो एलिमेंट्स हैं ये हैं आपके अल्कली मेटल्स। इनको अल्कली मेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं जैसे लिथियम ऑक्साइड Li2O, सोडियम ऑक्साइड Na2O, पोटेशियम ऑक्साइड K2O, ऐसे जितने भी ऑक्साइड्स हैं इनके ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और वाटर में डिज़ोल्व होकर के स्ट्रॉन्ग अल्कलीस बनाते हैं। तो इसलिए इनको हम लोग कहते हैं अल्कली मेटल। स्ट्रॉन्ग अल्कली मतलब जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग अल्कली है और सोडियम ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसी तरह KOH एक स्ट्रॉन्ग अल्कली है। तो ये सब स्ट्रॉन्ग अल्कली होते हैं, इसलिए इनको हम लोग अल्कली मेटल्स कहते हैं। उसके बाद आपके ये जो ग्रुप 2 है ये इसको हम लोग कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसमें 6 एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। ये सब आपके सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें मेटल्स हैं। उसके बाद यहाँ से ग्रुप 3 से ले करके और ग्रुप 12 तक ये जितने ग्रुप हैं ये 3, 4, 5, 6 ये सब कहलाते हैं यहाँ से 12 तक ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स। तो ये सारे एलिमेंट्स मेटल हैं और इनको कहा था ट्रांजिशन मेटल्स। उसके बाद आप आएंगे ग्रुप 13 पर, तो ये आपका पहला एलिमेंट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोरॉन है यहाँ पर, इसलिए इस पूरे ग्रुप को हम लोग कहते हैं बोरॉन फैमिली। और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, टेल्यूरियम है और ये एलिमेंट सिंथेटिक है। इसको IUPAC नेमिंग इसका किया जा सकता है, बाद में हम समझाएंगे भी कि एलिमेंट की IUPAC नेमिंग कैसे होती है। ओके, तो ये जो आपके एलिमेंट्स हैं ये सब बोरॉन फैमिली के एलिमेंट्स हैं और इसके अंदर आपकी इस फैमिली में बोरॉन फैमिली में जो पहला एलिमेंट है ये है आपका मेटोलाइट। उसके बाद एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम ये सब आपके जितने एलिमेंट्स हैं ये सब मेटल्स हैं। ओके चिल्ड्रन, फिर उसके बाद मूव करते हैं ग्रुप 14 पर। तो पहला एलिमेंट इस ग्रुप का जो है वो कार्बन है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट इसका, और इसलिए इस ग्रुप को पूरे 14 ग्रुप को हम लोग कहते हैं कार्बन फैमिली। अब यहाँ पर अगर नेचर देखा जाए एलिमेंट्स का तो कार्बन जो है नॉन मेटल है, फिर सिलिकन और आपका जो जर्मेनियम है ये आपका जो है वो है मेटल्स, सॉरी ठीक है मेटोलाइट। और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सब आपके जो हैं ये हैं मेटल्स। ओके चिल्ड्रन, ये देख सकते हो। तो कार्बन जो है वो है आपका नॉन मेटल, फिर ये सिलिकन और जर्मेनियम ये आपका जो है ये है मेटोलाइट और फिर बाकी जो एलिमेंट्स हैं ये सब दिख रहे हैं ये मेटल्स हैं। उसकी इसी तरह आप आइए ग्रुप ठीक है 15 पर। तो इसके अंदर जो हैं सारे एलिमेंट्स ये कहलाते हैं नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स, क्योंकि यहाँ पर जो पहला एलिमेंट है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट वो नाइट्रोजन है। फिर आपका फास्फोरस है, फिर आपका आर्सेनिक है। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये कहलाते हैं नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स। और इसके जो ऊपर के 2 एलिमेंट्स हैं ये जो ग्रीन वाले दिख रहे हैं ये आपके नॉन मेटल्स हैं। फिर ये जो आपका आर्सेनिक और एंटीमनी Sb ये आपका मेटोलाइट है और बिस्मथ और ये नीचे वाला एलिमेंट जो है वो मेटल है। ओके चिल्ड्रन, फिर नेक्स्ट ग्रुप पे अगर आइए तो इस ग्रुप को जो आपका ग्रुप 16 है जिसमें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन है इसको हम लोग कहते हैं ग्रुप 16 या फिर हम इसको कहते हैं कैल्कोजेंस। इनको स्पेसिफिक नेम दिया गया है कैल्कोजेंस का मतलब होता है ओर फार्मिंग एलिमेंट्स, यानी ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये ओर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओर को बनाते हैं जैसे ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स और ये सब ऑक्सीजन और सल्फर की वजह से होते हैं ये ओर। ओके चिल्ड्रन, फिर नेक्स्ट आपका जो ग्रुप है और इसमें अगर आप एक चीज़ और देखें कि इसके अंदर ये जो ऊपर के 3 एलिमेंट्स हैं ठीक है ये सब आपके नॉन मेटल्स हैं। फिर आपका जो ये ऑक्सीजन और सल्फ़र जो है नॉन मेटल है। सिलीनियम जो है ठीक है थोड़ा ये सेमी मेटल टाइप का होता है, मतलब इसमें मेटल और नॉन मेटल का थोड़ा सा करेक्टर मौजूद होता है। फिर आपका टेल्यूरियम ठीक है ये भी लगभग ठीक है मेटोलाइट है। और पोलोनियम और रेस्ट ये जो नीचे का एलिमेंट है ये मेटल है।
उसके बाद देखिए इसको ग्रुप 17 बोलते हैं, या स्पेसिफिकली इसको कहते हैं हेलोजन फैमिली, और ये फर्स्ट एलिमेंट इसका फ्लोरीन है। फिर नेक्स्ट क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये सब आपके नॉन मेटल्स हैं। अब आपका जो एस्टेटाइन है और जो नीचे वाला एलिमेंट्स है, इसमें थोड़ा मेटेलिक करेक्टर होता है। फिर लास्ट में ग्रुप 18 है, इसको हम लोग नोबल गैसेस कहते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सब गैस हैं। ओके चिल्ड्रन, और इसको हम लोग ग्रुप 18 कहते हैं या नोबल गैसेस। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये जो नीचे एलिमेंट्स हैं ये, इनको हम लोग कहते हैं लेंथेनाइड्स। और ये जो नीचे लास्ट में जो 7 पीरियड्स के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये 6 पीरियड का एलिमेंट हैं। ये सारे एलिमेंट 6 पीरियड्स में इंक्लूड होते हैं। ये कहलाते हैं लेंथेनाइड, यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक ये पूरा 6 पीरियड है। इनको हम लोग कहते हैं लेंथेनाइड्स। ओके, क्योंकि ये यहाँ पर ये जो स्टार देख रहे हैं आप, ये लेंथियम की पोजीशन होती है, और लेंथियम के बाद जितने एलिमेंट्स हैं 14 एलिमेंट्स, ये सब लेंथेनाइड्स हैं। ओके चिल्ड्रन, उसके बाद ये जो हैं आपके 7 पीरियड के एलिमेंट्स, ये और ये अब जो नीचे आप देख रहे हो ये आपके एक्टिनाइड्स हैं, क्योंकि ये एक्टिनियम के बाद आएंगे। यहाँ पे एक्टिनियम की पोजीशन है, और इनके बाद जितने एलिमेंट्स होंगे सब एक्टिनाइड्स। ओके चिल्ड्रन, तो ये था इंट्रोडक्शन सारे ग्रुप्स का। ओके, पीरियोडिक टेबल में। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं पीरियोडिक टेबल का डिवीज़न, यानी कि पीरियोडिक टेबल को और सिस्टमेटिक बनाने के लिए एस, पी, डी और एफ ब्लॉक में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर इनको डिवाइड किया गया है एस, पी, डी, एफ ब्लॉक में। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहाँ पे हैं? सबसे पहले देखें, ये सारे एलिमेंट एस ब्लॉक के हैं। फिर यहाँ पर आपका पी ब्लॉक आता है, ये सारे एलिमेंट्स। फिर ये जो बीच में आप देख रहे हो ये सारे एलिमेंट्स डी ब्लॉक के हैं, और ये जो लास्ट में आप नीचे देख रहे हो ये दोनों लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ओके चिल्ड्रन, अब यहाँ पर एस ब्लॉक में अगर देखें तो टोटल 13 एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक के। ओके चिल्ड्रन, ये ग्रुप अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये दोनों ग्रुप मिल करके एस ब्लॉक बनाते हैं, और ये सारे एलिमेंट एस ब्लॉक के हैं। ओके चिल्ड्रन, अब यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हो कि यहाँ पे 2 ही ग्रुप क्यों हैं? क्योंकि आपने देखा होगा एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो इसलिए एस ब्लॉक के 2 ग्रुप हैं। ओके चिल्ड्रन, अब अगर हम आए पी ब्लॉक पर, तो हाँ एक चीज़ और देख लीजिए, टोटल एलिमेंट 13 है, ये मैंने बताया था आपको एस ब्लॉक में। अब पी ब्लॉक में आए तो पी ब्लॉक ये यहाँ से ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये आपका पूरा पी ब्लॉक है। और टोटल एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे 37 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और ये 6 ग्रुप में मौजूद हैं। अगर आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, अब यहाँ पे ये 6 ग्रुप क्यों हैं? क्योंकि पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये इनको 6 ग्रुप में, ये 6 ग्रुप हैं इनके। उसके बाद आइए डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और ये सब के सब मेटल्स हैं। ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो टोटल 40 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे 10 ग्रुप्स हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके यहाँ तक पहुँचेंगे। तो इनके 10 ग्रुप्स हैं, कहाँ से? ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक। ओके चिल्ड्रन, और ये कहलाते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। अब इनके 10 ग्रुप क्यों हैं? क्योंकि आप देख सकते हो डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसलिए इनके जो ग्रुप हैं वो 10 हैं। ओके, अब आइए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पे, यानी ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इनके 2 बैंड आप देख सकते हो यहाँ पर, ये एक लेंथेनाइड्स हैं और एक एक्टिनाइड्स। ये टोटल 28 हैं, क्योंकि ये 14 एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पर इनको हम लोग कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके चिल्ड्रन, क्योंकि एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एफ और सबशेल में, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 14, और इसमें भी ये भी एफ ब्लॉक हैं, तो 14 यानी 28 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पीरियोडिक टेबल का डिवीज़न एस, पी, डी, एफ ब्लॉक्स में। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं चिल्ड्रन, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को। तो पीरियोडिक टेबल में बहुत से एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव भी हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है कि कहाँ से कहाँ तक के एलिमेंट रेडियो एक्टिव्स हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 84, यहाँ पे आप आ सकते हो पोलोनियम पर, बिस्मथ के बाद पोलोनियम। अब ये पोलोनियम, फिर ये आगे ये जितने एलिमेंट्स हैं पोलोनियम के आगे। ओके चिल्ड्रन, ये सब आपके क्या हैं? रेडियो एक्टिव हैं।
ओके, यहाँ तक ये सब, ठीक है, ये नहीं है रेडियो एक्टिव, ठीक है, ये नहीं है। तो यहाँ से कंटिन्यूएशन में आप देख सकते हो 84, 85 एटॉमिक नंबर, 86, 87, 88, 89 ऐसे बढ़ते बढ़ते 118 तक, क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 118 ही एलिमेंट्स हैं। 118 तक पहुँचेंगे तो ये सब रेडियो एक्टिव है। अब यहाँ पे दो एलिमेंट ऐसे भी हैं जो बीच में हैं और रेडियो एक्टिव हैं। एक तो आप देख सकते हो यहाँ पर Tc, ये एलिमेंट जो है मैग्नीज के जो नीचे है ये भी रेडियो एक्टिव है, और यहाँ पर सारे एलिमेंट्स नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। सिर्फ यहाँ पर Pm, प्रोमीथियम, ये रेडियो एक्टिव है, सिर्फ एक ही एक्सेप्शनल केस है यहाँ पर। तो ये थे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, यानी एटॉमिक नंबर 84 से लेकर के और एटॉमिक नंबर 118 तक के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये सब रेडियो एक्टिव हैं। फिर से आप इनकी लोकेशन देख सकते हो, ये और ये सारे एलिमेंट्स, और ये नीचे ये जो आपके एक्टिनाइड्स हैं। ओके चिल्ड्रन, अब चलिए हम लोग देखते हैं पीरियोडिक टेबल में सिंथेटिक एलिमेंट्स को। सिंथेटिक एलिमेंट्स का मतलब होता है मैन मेड एलिमेंट, यानी जो एलिमेंट नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते, इनको लेबोरेटरी में बनाया गया है, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं सिंथेटिक एलिमेंट्स या मैन मेड एलिमेंट्स। तो अब ये एलिमेंट्स जो हैं वो एटॉमिक नंबर 95 से हैं। ओके चिल्ड्रन, 95 से ले करके एटॉमिक नंबर, ठीक है, 118 लास्ट तक, ये जितने एलिमेंट्स हैं ये सब हैं आपके, ठीक है, मैन मेड एलिमेंट्स यानी कि सिंथेटिक एलिमेंट्स। तो यहाँ से आप देख सकते हो 95 ये, ठीक है, AM से ये यहाँ से ले करके, और ये सारे टोटल एलिमेंट्स जो हैं ये आपके सिंथेटिक हैं। ये सारे नीचे जो रखे गए ये, और ये एक्टिनाइड्स, यहाँ से एक्टिनाइड्स में बीच से AM से, ठीक है, ये यानी ये 95 है, और फिर यहाँ तक 118 तक ये लास्ट तक, ठीक है। ये सब एलिमेंट्स सिंथेटिक हैं यानी मैन मेड हैं। ओके चिल्ड्रन, तो ये आपको सिंथेटिक एलिमेंट्स में के बारे में समझ में आ गया होगा। और टोटल इनके नंबर 24 हैं, यानी टोटल 24, यहाँ से आप काउंट भी कर सकते हो यहाँ से यहाँ तक, तो आपको 24 एलिमेंट्स मिलेंगे। ये सब सिंथेटिक हैं, यानी ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, इनको बनाया जाता है लैब में। ओके, और 94 एलिमेंट्स आपके नेचुरल हैं 118 में से, ठीक है। 94 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरल हैं। चलिए उसके बाद अब हम लोग लास्ट में देखते हैं वेरिएशंस ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। वेरिएशन का मतलब होता है कि लेफ़्ट टू राइट जाएं तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में क्या वेरिएशंस आते हैं, या अप टू डाउन आए तो क्या वेरिएशंस आएंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है चिल्ड्रन कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की जो लेफ़्ट टू राइट जाएँ तो डिक्रीज़ हो रही तो डिक्रीज़ होती जाए, इंक्रीज़ हो रही तो इंक्रीज़ होती जाए, या अप टू डाउन आए तो प्रॉपर्टी डिक्रीज़ हो रही तो डिक्रीज़ हो, अगर इंक्रीज़ हो रही तो इंक्रीज़ होती जाए, यानी कि लगातार कंटिन्यूएशन में सीक्वेंस से चेंज आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी को देखते हैं यहाँ पर एटॉमिक साइज़ को, यानी एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज़ लेफ़्ट टू राइट जाने पे चिल्ड्रन क्या होती है, डिक्रीज़ करती चली जाती है, यहाँ एटम छोटा होता चला जाता है। और अप टू डाउन आने पर, ठीक है, यानी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आए तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है। तो लेफ़्ट टू राइट जाने पे कैसे डिक्रीज़ करेगा, जैसे ये एटम आपका यहाँ से आप देख सकते हो, जैसे हाइड्रोजन का साइज़ छोटा होगा, मतलब इतना बड़ा साइज़ है तो हीलियम थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से लिथियम यहाँ पे आप देखिए, फिर आगे बेरिलियम, ठीक है। फिर ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं कंटिन्यूएशन में, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है चिल्ड्रन। तो ये सब लगातार इनका साइज़ क्या होता जाएगा, अगर हम लिथियम से नियॉन तक मूव करें यहाँ से तो ये साइज़ डिक्रीज़ होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे डिक्रीज़ करेगा, मान लिया लिथियम सबसे बड़ा एटम अपने ग्रुप का, तो उससे छोटा बेरिलियम, फिर उससे और छोटा बोरॉन, फिर और छोटा कार्बन, ऐसे होता चला जाएगा, ठीक है चिल्ड्रन। ऐसे सभी पीरियड्स में होगा, लेकिन हम लोग जो ये वेरिएशंस देखते हैं वो S और P ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच देखते हैं, ये ऐसे ऐसे D को छोड़ देते हैं, D का वेरिएशंस में इंक्लूड नहीं होता। जैसे हम पोटेशियम से आगे बढ़ेंगे यूँ, फिर यहाँ से यहाँ तक बढ़ेंगे ऐसे, ठीक है। वेरिएशंस में S और P ब्लॉक एलिमेंट्स को लिया जाता है, ठीक है। तो एटॉमिक साइज़ का वेरिएशन समझ में आ गया होगा। और अप टू डाउन की अगर बात करें ऐसे आएंगे तो एटॉमिक साइज़ जो होता है वो बढ़ता चला जाता है, यानी साइज़ ऑफ एटम जो है वो इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। जैसे मान लिया कि ये आपका लिथियम, ये हाइड्रोजन है, फिर उससे बड़ा हो जाएगा आपका लिथियम,
फिर उससे बड़ा आपका पोटेशियम सोडियम हो जाएगा ऐसे करके, फिर उससे भी बड़ा होगा पोटेशियम। अब ये क्यों इंक्रीज़ करता है, अभी हम रीज़न नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अदर वीडियो में हम बनाएंगे एक एक करके सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टी का डिटेल, तो वहाँ पे समझाएंगे। यहाँ पे तो हम शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं। वैसे आप समझ सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स बढ़ने की वजह से लेफ़्ट टू अप टू डाउन आने पर साइज़ इंक्रीज़ करता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी न्यूक्लियर चार्ज। अब चिल्ड्रन लेफ़्ट टू राइट अगर हम जाएँ तो न्यूक्लियर चार्ज धीरे धीरे इंक्रीज़ करता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और अप टू डाउन आए तो भी इंक्रीज़ करता है न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज का मतलब जैसे आप देखिए हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होता है तो इसका न्यूक्लियर चार्ज 1 यूनिट है, और हीलियम का यहाँ पे 2 यूनिट आएगा क्योंकि एटॉमिक नंबर 2 है। ऐसे आप यहाँ पर देखें लिथियम, इसको क्या नाम ले, लिथियम से लेकर के नियॉन तक, तो लगातार न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता जाएगा, क्योंकि लिथियम के न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स होते हैं, बेरिलियम के 4, ऐसे बोरॉन के 5, तो 5 यूनिट चार्ज होगा न्यूक्लियस का, ऐसे 6, 7, 8, 9, 10। तो लेफ़्ट टू राइट जैसे भी हम मूव करेंगे, ठीक है, तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो इंक्रीज़ करता चला जाएगा। और ऐसे अप टू डाउन भी इंक्रीज़ करता है, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन होंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 है, ऐसे भी। तो ये न्यूक्लियर चार्ज भी लेफ़्ट टू राइट अप टू डाउन इंक्रीज़ करता है। उसके बाद आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जैसे वैलेंसी। तो चिल्ड्रन पहले वैलेंसी क्या होती है, ठीक है, बढ़ती है, पहले धीरे धीरे बढ़ती है, फिर डिक्रीज़ करना शुरू होती है और फिर ज़ीरो हो जाती है ज़्यादातर पीरियड्स में। तो अब जैसे हाइड्रोजन को देखिए तो यहाँ पर वैलेंसी 1 है, फिर उसके बाद आप देखेंगे जो आपका हीलियम है उसकी वैलेंसी 0 हो गई, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आप देखिए सेकेंड पीरियड में तो लिथियम की वैलेंसी 1, फिर बेरिलियम की 2, फिर बोरॉन की 3, फिर कार्बन की 4, अब यहाँ से डिक्रीज़ करेगी, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 2, फिर फ्लोरीन की 1, फिर नियॉन की 0। ओके चिल्ड्रन, तो पहले इंक्रीज़ करती फिर डिक्रीज़ कर जाएगी, लेकिन यहाँ पे हमें एस और पी में ही मूव करके देखना है इस चीज़ को। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट सोडियम की वैलेंसी 1, मैग्नीशियम की 2, फिर एल्युमिनियम की 3, सिलिकॉन की 4, फिर फास्फोरस की आपकी 3 हो जाएगी, फिर सल्फ़र की 2, फिर क्लोरीन की, ठीक है, 1, और फिर नियो आर्गन की 0। ओके चिल्ड्रन, यानी ये ग्राउंड स्टेट में हम बात करें, एक्साइटेड स्टेट में नहीं। ये सब भी हम बाद में आपको समझाएंगे, ठीक है, डिटेल में। तो ग्राउंड स्टेट में देखा जाए तो वैलेंसी एलिमेंट्स की पहले इंक्रीज़ करती है, ठीक है, फिर उसका डिक्रीज़ करती है, फिर 0 हो जाती है। ओके चिल्ड्रन, तो ये वेरिएशन था। और अप टू डाउन आए तो वैलेंसी कांस्टेंट रहती है ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। ऐसे लिथियम की 1, सोडियम की भी 1, पोटेशियम की भी 1, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे 2 वैलेंसी होती है सबकी, फिर यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में सबकी वैलेंसी 3 होगी, फिर यहाँ पे 4, ऐसे करके। ओके चिल्ड्रन, तो ये कांस्टेंट रहती है अप टू डाउन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं क्या होती है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करैक्टर। तो अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएँ चिल्ड्रन, तो एलिमेंट का मेटेलिक करैक्टर क्या होता है, डिक्रीज़ करता है, और नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज़ करता है। जैसे किसी हम बड़े ग्रुप में आए, पीरियड में आए, तो हम इस बात को समझा पाएंगे। जैसे हम सेकेंड में आते हैं यहाँ पर, ठीक है, सेकेंड पीरियड में लिथियम है। ओके चिल्ड्रन, और लिथियम के बाद आपका देखते हो कि यहाँ पे प्लीज़ वेट, यहाँ पे आप देखिए तो लिथियम, ओके, तो लिथियम ज़्यादा मेटेलिक होता है, सबसे ज़्यादा मेटेलिक, फिर बेरिलियम आपका थोड़ा लेस मेटेलिक, फिर बोरॉन मेटोलाइट बन जाता है, फिर कार्बन नॉन मेटल, फिर नाइट्रोजन उससे भी अच्छा नॉन मेटल माना जाएगा, ऑक्सीजन उससे भी अच्छा, नाइट्रोजन से भी अच्छा, और पीछे वाले एलिमेंट से, फिर फ्लोरीन सबसे बेस्ट, और ट्रेंड हम लोग हेलोजन तक ही देखेंगे। ओके चिल्ड्रन, नोबल गैसेस तक ट्रेंड को नहीं देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, फिर इसी तरह से अगर हम आएँ आपका थर्ड पीरियड में, तो सोडियम सबसे बेस्ट मेटल, फिर उससे थोड़ा लेस मेटेलिक मैग्नीशियम, फिर उससे और लेस मेटेलिक एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन जो हो जाएगा आपका मेटोलाइट हो जाएगा, धीरे धीरे मेटेलिक करैक्टर ख़त्म होगा तो ये मेटोलाइट बनेगा, फिर फास्फोरस नॉन मेटल, फिर सल्फ़र उससे भी अच्छा नॉन मेटल माना जाएगा फास्फोरस से, और क्लोरीन इन दोनों पीछे के एलिमेंट से भी अच्छा नॉन मेटल। तो इस तरह से लेफ़्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक करैक्टर धीरे धीरे डिक्रीज़ करता है और नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज़ करता है।
लेकिन अगर हम लोग किसी ग्रुप में अप टू डाउन जाएं तो यहाँ पर आपका जो मेटेलिक कैरेक्टर होगा वो इंक्रीज़ करेगा। जैसे आप फर्स्ट ग्रुप में देख सकते हो, लिथियम मेटल है, सोडियम उससे भी अच्छी मेटल है, पोटेशियम और भी अच्छी मेटल है ऊपर से, फिर रुबीडियम इनसे भी बेस्ट, और ऐसे आते आते फ्रांसियम पूरे ग्रुप की सबसे अच्छी मेटल है। तो ऊपर से नीचे आने पे किसी भी ग्रुप में मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। जैसे हम यहाँ पे देखें तो बोरॉन मेटलाइट है, फिर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ा तो एल्युमिनियम मेटल हो गया, गैलियम और भी अच्छी मेटल, फिर आपका इंडियम, टेल्यूरियम, ये सब और भी बेस्ट मेटल होते चले आएंगे। तो अप टू डाउन आने पर मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो इंक्रीज़ करता है, और लेफ़्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर धीरे धीरे डिक्रीज़ करता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करता है। अब हम लोग देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को। तो लेफ़्ट टू राइट आने पे चिल्ड्रन आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करती है। ओके, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी देना है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है, ऐसे लगातार बढ़ती चली जाएगी। ओके चिल्ड्रन, इसी तरह से यहाँ पे भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, यानी लिथियम से ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी बेरिलियम की, फिर यहाँ बोरॉन की, फिर कार्बन की, नाइट्रोजन, ऐसे करते करते फ्लोरीन की। ठीक है, सबसे ज़्यादा। और फिर यहाँ पर अगर हम कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टी में हम शामिल भी कर सकते हैं नोबल गैसेस को, तो नियॉन की सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद अप टू डाउन अगर आते हैं हम लोग तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है, यानी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होता चला जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ सोडियम का हम इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर सोडियम लिथियम से इलेक्ट्रॉन को अगर हम निकालें तो थोड़ा डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन सोडियम से कंपेरेटिवली ईजिली रिमूव हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे पोटेशियम से और ईजिली, ठीक है, रुबीडियम से और ईजिली, क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक साइज़ बढ़ता चला जाता है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन जो होता है वो कम होता है और ईजिली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा सकते हैं। तो अप टू डाउन आने पर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज़ करी होती चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड। तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर जैसे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ करी थी, वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इंक्रीज़ होती चली जाती है। ओके, यानी अगर देखा जाए यहाँ पर लिथियम में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत कम होगी, बेरिलियम में थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, बोरॉन में उससे थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, कार्बन में थोड़ा और ज़्यादा हो सकती है, फिर नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी और बढ़ सकती है, ऑक्सीजन में उससे भी ज़्यादा, और फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा। तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, और अप टू डाउन आने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज़ करती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी डिक्रीज़ करती है। जैसे यहाँ पे हम देखें, चलिए किसी ग्रुप में, जैसे इसी ग्रुप में देखें, ऑक्सीजन से कम टेंडेंसी होगी सल्फ़र में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, उससे कम सिलीनियम में, उससे कम। तो किसी भी ग्रुप में आप ये देख सकते हो कि अप टू डाउन आने पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी डिक्रीज़ करती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फिर लास्ट में हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। तो लेफ़्ट टू राइट जाने पे फिर भी इसी तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होती है आपकी इंक्रीज़ करती चली जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को की वैल्यू जो होती है वो लगातार इंक्रीज़ करती चली जाती है, और अप टू डाउन आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज़ करती है। अब जितनी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं ये वन बाय वन इनका सारा डिटेल हम एक एक वीडियो में आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का ट्रेंड। ओके चिल्ड्रन, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।